नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे खबर की ओर, सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बाजपुर, लेबड़ा नदी का किया निरीक्षण। बाढ़ के कारण जन अस्थायी समाधान के दिए निर्देश। लाथोली में मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव के रक्षाबंधन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। रुड़की के मतलबपुर में एसटीएफ और ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई। दवा फर्म से नकली दवाइयों की बरामद। एनिमल फूड सप्लीमेंट की आड़ में गोरख धंधा करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। नैनीताल में बम ब्लास्ट की धमकी देने वाला गिरफ्तार। एसटीएफ ने आंध्र प्रदेश से पकड़ा। कई महीने से धर्म बदलकर रह रहा था विजयवाड़ा में। चंपावत के छीनी गोट में जंगली हाथियों का आतंक। किसानों की फसल कर रहे हैं बर्बाद। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। वन विभाग का गश्त बढ़ाने का दावा। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर्व को लेकर उल्लास। बाजार सजे, भाइयों के घर पहुंच रही बहनें। सुरक्षा को लेकर पुलिस भी मुस्तैद। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। थाने में पुलिसकर्मियों ने भी मनाई राखी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत अपने विधानसभा चंपावत के दुबजोड़ा क्षेत्र के लाथौली पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में आयोजित मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव के रक्षाबंधन कार्यक्रम में भाग लिया। ज्ञात हो कि देश की आजादी के 76 वर्ष पूरे होने के बाद किसी राजनेता ने पहली बार चंपावत जनपद के दुबचोड़ा क्षेत्र का दौरा किया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह दिख रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाजपुर पहुंचे। धामी ने लेबड़ा नदी के पुल पर पहुंचकर नदी का निरीक्षण किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों से बाढ़ के कारणों और स्थायी समाधान के विषय में विस्तार से जानकारी ली। सीएम धामी ने बाजपुर की बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मंडलायुक्त दीपक रावत से दूरभाष पर वार्ता करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मंडलायुक्त को जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर के अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय और तालमेल से संयुक्त निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा वे पूर्व सांसद बलराज पासी के घर पहुंचे, जहां उनके पिता राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय योगराज पासी के निधन पर शोक जताया। उत्तराखंड में राज्य सरकार मध्य प्रदेश की तर्ज पर एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में करने जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड के डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मध्य प्रदेश का दौरा भी कर चुके हैं। वहीं राज्य सरकार की दलील है कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करने से उन बच्चों को फायदा मिलेगा जो कि हिंदी मीडियम से अपनी शुरुआती पढ़ाई करते हैं, जबकि एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले डॉक्टर दवाइयों का परामर्श भी हिंदी में ही लिखेंगे, जो कि मरीज के लिए भी काफी सहायक सिद्ध होगा। वहीं सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द राज्य में ये व्यवस्था लागू की जाए। बातचीत की है, उनके साथ बैठक हुई है। अभी स्वास्थ्य मंत्रियों के जब एक चिंतन शिविर हुआ था, वहां भी इस पे बातचीत हुई है और अभी एनएमसी के अध्यक्ष से भी मैंने बात की है। अब भारत सरकार ने हमको हरी झंडी दे दी है और हम इसी सत्र में, जो ये सितंबर अक्टूबर में जो सत्र शुरू होगा एमबीबीएस का, इस समय हिंदी में जो बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है हिंदी पाठ्यक्रम के आधार पे, उनको ऑप्शन देने वाले हैं और बहुत जल्दी हम इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। एमबीबीएस का जो है हिंदी में पाठ्यक्रम के लिए एक वैकल्पिक जो है व्यवस्था जो है यहाँ पर
सरकार जो है करने जा रही है। और मुझे लगता है कि निश्चित ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये शुरुआत हुई थी और हमारी टीम जो है वहाँ पे गई थी और वहाँ पे हमने देखा जो है कई जो है बच्चे जो कि हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने जो है पढ़ाई लिखाई जो है अपनी 12वीं तक जो है हिंदी में करी है, तो सबसे सुविधाजनक जो है उनके लिए होगा। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बसंत कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था सहित आम जनता के मुद्दों को लेकर ये बागेश्वर विधानसभा के प्रत्येक गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, जहां उन्हें जनता का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। उन्होंने प्रशासन पर भाजपा के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने कहा कि उपचुनाव में विजय होने पर बागेश्वर विधानसभा के सुनियोजित विकास के लिए कार्य किया जाएगा, जिसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत ने जनता से उन्हें विजय बनाकर बागेश्वर के विकास में अपना अहम योगदान देने की अपील की है। एक तो दूसरा जो पर मुख्य रूप से अगर किसी रसूखदार के बेटी को नौकरी मिल जाए और आम जनता के जो बच्चे हैं वो 80-80 नंबर पाकर भी वो बेरोजगार रह जाएं तो सवाल तो बनता है। और इसके अलावा अगर अंकिता का मर्डर हो जाए और एक गरीब घर की बेटी जो बड़ी बमुश्किल अपने बेटी को पढ़ाकर किसी जगह पर किसी संस्थान पर नौकरी में लगवाता है, वहाँ उसका मर्डर हो जाए और मर्डर करने वाला कोई राजनीतिक दल का रसूखदार नेता हो तो सवाल तो बनता है। तो इन सब मुद्दों के साथ जा रहे हैं। अगर बागेश्वर में कोई व्यक्ति बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए आ जाए और वो मंदिर प्रवेश करे, मंदिर में पूजा पाठ कर रहा हो, उसको गिरफ्तार कर दिया जाए तो सवाल तो बनता है। इसी के साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की महिलाओं को दे दिया है एक और खास तोहफा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा व्यापक बाजार। स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए गठित किया जाएगा एक विशेष कोष। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लिए हैं अहम फैसले। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए राज्य में शुरू की गई है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जा रही है उपलब्ध। आंगनवाड़ी बहनों की मानदेय में की गई है बढ़ोतरी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया जा रहा है 30% क्षैतिज आरक्षण। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने के दिए गए हैं निर्देश। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। नमस्कार। भाई बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इस रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को प्रारंभ किया गया है और हमारी माताओं बहनों हेतु उत्तराखंड परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की भी व्यवस्था की गई है। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 की निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है।
उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला दो उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान। वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। थराली में बुधवार को विधायक भूपाल राम टमटा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया, जिसके बाद विधायक ने मरीजों का समय पर उपचार करने और अस्पताल परिसर में साफ सफाई के लिए चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिए। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने रिक्त पदों पर नियुक्तियों की मांग की, जिस पर विधायक ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये भी कहना था, लेकिन मेरी दृष्टि में, क्योंकि हमारे ये बहुत बड़ा क्षेत्र का ये स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर जिस प्रकार की मैं स्टाफ की कमी देख रहा हूँ, टेक्नीशियन की कमी देख रहा हूँ और यहाँ पर सफाई भी मुझे अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कुछ यहाँ पर टूट फूट हुई है। उसके लिए कहीं ना कहीं मैंने अभी सीएमओ से भी बात की थी और इसके बाद मैं 4 तारीख को जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा तो निश्चित रूप से मैं निदेशक से भी वार्ता करूंगा और स्वास्थ्य सचिव से भी बात करूंगा। निश्चित रूप से बहुत पीड़ाजनक है। हमारी जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसको भी देखा और हमारे साथ जो स्टाफ की कमी है उसे भी देखा और जो रुड़की क्षेत्र के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के मतलबपुर में एसटीएफ ने ड्रग विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए एक दवा फर्म से नकली दवाइयां बरामद की है। साथ ही मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक फर्म में एनिमल फूड सप्लीमेंट बनाने की आड़ में नकली दवाइयों का धंधा चलाया जा रहा था। बता दें कि फर्म एक छोटे घर में संचालित की जा रही थी, जिसको सील कर दिया गया है। टीम द्वारा यहाँ पे पता लगाया गया कि यहीं पर नकली दवाइयाँ बनाई जा रही है और मौके पे आके अभी हम लोग यहाँ पे संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ पर एक अमित धीमान नाम का एक व्यक्ति है, ग्राम मतलबपुर गंगनहर के पास, जिसके द्वारा जो है एक फर्म में दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बिना लाइसेंस के है, लाइसेंस इसके पास है नहीं। और इसके पास से एंटीबायोटिक दो टाइप की दवाइयाँ निकली हैं अभी तक, और बाकी जो है इसके पास फूड्स। नैनीताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति सुरेंद्र शर्मा को एसटीएफ उत्तराखंड ने आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। अक्टूबर 2022 अपराधी के द्वारा नैनीताल पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके और जुलाई 2023 में ट्विटर पर नैनीताल पुलिस को टैग करके नैनीताल में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी। पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी सुरेश कई महीनों से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में धर्म बदल कर रह रहा था और इस तरह की भ्रामक प्रसार करता था, जिस पर एक्शन लेते हुए उससे गिरफ्तार किया गया और आगे की पूछताछ की जा रही है।
4 अक्टूबर 2022 को नैनीताल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली, जो किसी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल से फ़ोन करके बताया गया कि नैनीताल के विभिन्न स्थानों पर बम विस्फोट होंगे। और उसके बाद जो है फिर पुनः 17 जुलाई 2023 को इस तरह की सूचना फेसबुक मैसेंजर के जरिए किसी व्यक्ति के द्वारा नैनीताल पुलिस मीडिया सेल को प्रेषित की गई, जिसमें यही कहा गया कि नैनीताल जनपद के विभिन्न जगहों पर जो है बहुत सारे बम विस्फोट होंगे और इसकी जो जिम्मेदारी है वो हिजबुल मुजाहिदीन लेगा। तो इसमें फेसबुक और जो मोबाइल की जो कॉल थी और बाकी जो भी अन्य रुड़की में फर्जी तौर पर संचालित हो रहे प्राइवेट अस्पतालों के मैनेजिंग डायरेक्टर कहने वाले खुद रात को सरकारी अस्पताल में घूम घूम कर वहां भर्ती मरीजों को बहला फुसलाकर अपने अस्पतालों में भर्ती करवाने का काम करते हैं। ये फर्जी अस्पताल रुड़की के सिविल अस्पताल से कुछ ही दूरी पर खोले हुए हैं। रोज रात को इनका टारगेट अस्पताल आने वाली महिला मरीज रहती है, जिनकी डिलीवरी का समय करीब होता है। ये मौका देखकर मरीज के साथ आए परिजनों से बात कर उन्हें अपने बहकावे में लेकर अपने अस्पताल में भर्ती करवाकर बाद में उनसे मनमानी रकम वसूलते हैं। इन अस्पतालों में मौजूद डॉक्टरों के पास कोई डिग्री भी नहीं है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर कंसल ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी। इस बारे में हम जो भी सूचना है हमें आ रही है, हम लगातार सीएमओ साहब को उनको बता रहे हैं और प्रशासन के संज्ञान में भी हम लोगों ने ला दिया है। और उसी का नतीजा था कि पीसी अभी काफ़ी यहाँ पे लक्सर के अंदर और कलियर के अंदर नर्सिंग होम में छापा पड़ा है और उनको सीलबंद किया गया है। और आगे भी कार्रवाई जल्दी ही जारी रहेगी और जो भी अगर इस तरीके के होंगे उनके बारे में जो भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोनीवी के प्रांत निर्माण खंड बागेश्वर ने एक व्यक्ति के द्वारा ताकुला रोड से लगे पीडब्ल्यूडी कॉलोनी की दीवार को तोड़कर बनाए गए रास्ते को सीज कर दिया है और निर्माणाधीन भवन का भी लैंटर पर जाने के बाद कोर्ट के आदेश के बाद जिला विकास प्राधिकरण ने रुकवा दिया है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए विगत 24 अगस्त को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तहसील रोड में लोनीवी परिसर से सटे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। चौबीस 8/2023 के उसी के तहत इसको जो है जो भी अवैध चीज़ यहाँ पर किया गया है उसको जो है सील करने के आदेश हुए हैं। तो अंदर जो प्रेमिसेस इनका जो मेन बिल्डिंग है उस पर क्योंकि जिला प्राधिकरण ने दिया था तो उस पर उन्होंने सील कर रखा। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना को पहुंचाने के लिए नगर निगम भरसक प्रयास कर रहा है, तो वहीं दुगड़ा ब्लॉक के धुराताल गांव के ग्रामीण इस योजना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के फायदे बताने के लिए आज जल निगम की टीम धुराताल गांव पहुंची और ग्रामीणों के साथ बैठक कर योजना का लाभ लेने के लिए कहा, तो वहीं बैठक में मौजूद ग्रामीणों ने इस योजना का लाभ लेने से मना कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में प्राकृतिक स्रोत और पर्याप्त पानी है, जिस वजह से हमें जल जीवन मिशन योजना का लाभ नहीं चाहिए। कई बार लिखित तौर पर अधिकारियों को कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीणों के ऊपर योजना का लाभ लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ पे आए थे जो भारत सरकार की योजना है जल जीवन मिशन, उसके तहत हर घर जल जो प्रोग्राम है हर घर में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में आए थे। तो प्रधान जी के साथ एक मीटिंग रखी गई थी कि यहाँ पे प्रत्येक घर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक मीटिंग थी कि इसमें क्या निर्णय लिया जाना है। तो उस पर गाँव वालों द्वारा सभी गाँव वालों द्वारा ये बताया गया कि हमारे गाँव में पर्याप्त मात्रा में पानी है, तो पानी की हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, ना कोई स्कीम की आवश्यकता है। तो इसी संबंध में अब आगे ये व्हाट्सएप के माध्यम से दे चुके हैं कि भाई गांव वाले नहीं चाह रहे हैं। तो इसमें फिर इन्होंने कल जेई साहब का फ़ोन आया, यहाँ चौहान साहब हैं और शर्मा जी से भी फिर बात हुई कि भाई हमने एक बैठक रखनी है। तो मैंने कहा साहब ठीक है, आप बैठक में आ जाइए, जो ग्राम पंचायत का सर्वसम्मति से प्रस्ताव होगा अब इनका वो आपको सौंप दिया जाएगा। फिर इनका ये है कि आधार कार्ड दे दीजिए। मैंने विधायक जी से भी फ़ोन करवाया इनके एक्शन साहब को,
तो एक्शन साहब बोले कि भाई नए आधार कार्ड तो देना पड़ेगा। तो रक्षाबंधन पर्व के पावन अवसर पर हरिद्वार जनपद पुलिस मुख्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह लोगों के खोए हुए कुल 366 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। वहीं सभी महिलाओं ने एसएसपी हरिद्वार की कलाई पर राखी बांधकर धन्यवाद किया। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में खोए हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए विगत 4 माह से चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम सेल ने करीब 66,48,000 रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। हमारी बेसिक नेसेसिटी, हमारी रोजमर्रा की जरूरत है, जिसमें हमारे डेटा के साथ साथ बहुत सारे पर्सनल फोटोग्राफ्स या अन्य हम रिकॉर्ड्स को रखते हैं। और जब मोबाइल खो जाता है किन्हीं परिस्थितियों में तो कहीं ना कहीं इस पर दिक्कत आती है। इसको देखते हुए लगातार हरिद्वार पुलिस द्वारा प्रयास किया जाता है कैसे खोए मोबाइल लोगों को वापस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।